हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मेरा नाम है गणेश जंगेट। स्वागत है आप सभी का तेज सिविल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कंसिस्टेंटली अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं ये भी आशा कर रहा हूँ कि तेज सिविल की टीम द्वारा जो फ्री लेक्चर्स चलाए जा रहे हैं आरएस प्रीलिम्स और आरएस मेंस के लिए, जो कि तेज सिविल की टीम द्वारा टूवर्ड्स एजुकेशनल जस्टिस पहल के तहत चलाए जा रहे हैं, आप उस सब का फ़ायदा उठा रहे होंगे। जैसा आपको पता होगा कि अभी 3 लेक्चर्स आ रहे हैं 3 सब्जेक्ट्स के, जिसमें से इंडियन पॉलिटी, मैथमेटिक्स और करंट अफेयर्स की रेगुलर आपको क्लासेस मिलती हैं। ये सेशन फ्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। हमारी तरफ से बेहतरीन क्वालिटी दी जाएगी। ये उन बच्चों के लिए है जो बड़ी बड़ी फीस दे के जो कोर्सेज होते हैं उन्हें अफोर्ड ना कर पाए। तो ये तेज सिविल की टीम द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है टूवर्ड्स एजुकेशनल जस्टिस के लिए। तो चलिए आज के सेशन में हम 23 जुलाई की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ और उससे रिलेटेड 5 एमसीक्यूज को देखेंगे। इस सेशन की पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में तेज सिविल के एप्लीकेशन पर और इसके अलावा तेज सिविल का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। इसके अलावा तेज सिविल की टीम द्वारा जून 2025 की करंट अफेयर की मैगजीन हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जो कि आरपीएससी का जो बदलता हुआ ट्रेंड है उस हिसाब से तैयार की गई है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं कोटेशन के साथ। कोटेशन कहता है, देयर इज अ होप इवन व्हेन योर ब्रेन टेल्स यू देयर इजंट। आशा है तब भी जब आपका मस्तिष्क आपको बताए कि आशा नहीं है। हमारा जो ब्रेन होता है वो डिफिकल्ट सिचुएशन में जो रियलिटी होती है उससे हमें दूर लेके जाता है। वो हमें ये महसूस कराता है कि कोई होप नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। रात चाहे कितनी भी लंबी और काली क्यों ना हो, अंत में सवेरा जरूर होता है। तो चलिए इसी बात पर आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं पिछले सेशन में हमने कौन सी न्यूज़ देखी थी। लास्ट सेशन में हमने 21 और 22 जुलाई की 10 टोटल न्यूज़ देखी थी। उसको सबसे पहले रिवाइज करते हैं। हमने देखा कि स्विट्जरलैंड ने भारत ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते की पुष्टि पूरी की और ऐसा करके स्विट्जरलैंड चौथा देश बन चुका है ईएफटीए का। ईएफटीए क्या है? तो नॉन यूरोपियन यूनियन का एक समूह है। कौन से 4 है देश? तो नॉर्वे, लिंकटेस्टन, आइसलैंड और स्विट्जरलैंड। और इसके साथ अक्टूबर 2025 में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है लागू हो जाएगा। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कब हुआ था? तो ये हुआ था 10 मार्च 2024 में। ये सब हमने देखा था। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि इस एग्रीमेंट के तहत अगले 15 वर्षों में ईएफटीए द्वारा भारत में टोटल $100 बिलियन का निवेश किया जाएगा। ठीक है। अगली न्यूज अपन ने देखी कि NSCSTI 2.0 ढांचे का शुभारंभ किया। किसके द्वारा किया गया था? जितेंद्र सिंह द्वारा। NSCSTI क्या है? तो नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान मानक। किसके द्वारा इस फ्रेमवर्क को बनाया गया? तो ये बनाया गया था कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन यानी कि क्षमता निर्माण आयोग द्वारा। किस लिए बनाया गया था? कि जो भविष्य के सिविल सेवक होंगे उनको तैयार करने के लिए। फिर अगली न्यूज हमने देखी कि फोर्ब्स की 2025 की 50 सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची जारी हुई। इसमें हमने देखा था कि भारत की ओर से ग्लोबली 31st पोजीशन पर कौन रही? नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर नायका ब्रांड की फाउंडर। और 32nd पोजीशन ग्लोबली कौन रही? तो किरण मजुमदार शॉ। और ये जो बायोकॉन इंडिया है उसकी सह संस्थापक है। इसके अलावा हमने देखा था कि सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड की राफेला अपोंटो डायमंड रही। इसके बाद हमने देखा कि भारतीय क्रिएटिव टेक्नोलॉजी संस्थान का पहला परिसर मुंबई में उद्घाटित हुआ। किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव जी, इनके द्वारा महाराष्ट्र के सीएम के साथ मिलकर भारतीय क्रिएटिव टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट संस्थान इसका शुभारंभ किया गया मुंबई में नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में। फिर नेक्स्ट हमने देखा था पद्मश्री अर्जुन सिंह शेखावत, जो कि राजस्थान के पाली से आते हैं।
उनका निधन हो गया 18 जुलाई 2025 को। इनका क्या योगदान था? तो इन्होंने राजस्थान साहित्य के प्रोत्साहन यानी कि प्रमोशन के लिए पूरा जीवन अपना लगाया था। अगर इनके कुछ फेमस वर्क्स की बात करें तो इनके द्वारा भाखर्रा भोमिया और वंता वारिस लिखी गई थी। तो ये दो नाम आपको पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में पूछे कि भाखर्रा भोमिया किसके द्वारा किसकी कृति है या वंता वारिस किसकी कृति है, तो आपको पता होना चाहिए अर्जुन सिंह शेखावत। फिर नेक्स्ट हमने देखा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा कब दिया गया? तो 21 जुलाई को, मॉनसून सत्र के पहले ही दिन। ये भारत के 14th वाइस प्रेसिडेंट थे और हेल्थ इश्यूज की वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया। दूसरा अगर हम बात करें कि ये राजस्थान के कौन से गांव से या कौन से जिले से आते थे, तो ये किठाना गांव जो कि झुंझुनू में आता है। 6 अगस्त 2022 को इन्होंने पोजीशन संभाली थी। हालांकि 6 अगस्त 2022 को ये चुने गए थे और 11 अगस्त 2022 को इन्होंने जो है कार्यभार संभाला था। फिर हमने देखा कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की 88वीं कार्यकारी समिति का सत्र हुआ। कहां पर हुआ था? तो हमने देखा था रोम, इटली में, जहां पर कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग का हेडक्वार्टर है। क्या है कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग? तो ये वैश्विक स्तर पर जो फूड होता है उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स यानी कि मानक बनाता है, खाद्य सामग्री के लिए मानक बनाता है, जो कि इंडिया में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। फिर हमने देखा GRSC गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, इनके द्वारा भारतीय नौसेना के लिए 8वें और अंतिम पनडुब्बी रोधी युद्ध जहाज का शुभारंभ किया गया। क्या नाम था? तो हमने देखा था INS अजय। कौन सी श्रेणी से है? तो ये अर्नाला श्रेणी से है। अर्नाला श्रेणी में टोटल 8 जहाज होंगे और ये अंतिम है। हमने देखा था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, अनुबंध था, ये कब साइन हुआ था? तो ये साइन हुआ था 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और GRSC के बीच में। और इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि 2026 तक GRSC नौसेना को टोटल 8 युद्धपोत सौंपेगी और बजट रखा था 6,311 करोड़ रुपए। फिर हमने देखा युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का वाराणसी में उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? तो मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा। कहां पर हुआ था? तो हमने देखा था रुद्राक्ष इंटरनेशनल सेंटर वाराणसी में, वाराणसी यूपी में। और इसकी थीम यानी कि विषय के बारे में हमने बात किया था। थीम थी नशा मुक्त युवा के लिए विकसित भारत। और इसके अलावा हमने एक और चीज देखी थी कि सम्मेलन के अंत में काशी डिक्लेरेशन या काशी घोषणा पत्र पर साइन हुए या एक रोड मैप तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि 2030 तक नशे की लत से निपटने के लिए जो है भारत द्वारा रोड मैप तैयार किया गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए काशी डिक्लेरेशन क्या है या किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि नशे की लत से निपटने के लिए भारत द्वारा ये रोड मैप तैयार किया गया है। फिर लास्ट हमने देखा था कि जयपुर ने फ्लोरेंस को पछाड़कर 2025 में विश्व के शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ शहरों में स्थान प्राप्त किया। अगर मैं जयपुर की पोजीशन की बात करूं तो जयपुर 4th पोजीशन पर रहा था। और दूसरे अगर भारत के सिटीज की बात करें, मुंबई रही 9th पोजीशन पर और आगरा रहा 10वीं पोजीशन पर। तो ये थी कल के सेशन का रिवीजन। अब देखते हैं आज का पहला न्यूज। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान से बुनाई श्रेणी में राष्ट्रीय हैंडलूम पुरस्कार 2024 किसने जीता? Who won the National Handloom Award 2024 from Rajasthan in the weaving category? भोगीलाल पाटीदार, डूंगर राम, पूनम चंद गोदारा या आयुष जैन? इसका आंसर है डूंगर राम। अगर मैं भोगीलाल पाटीदार के बारे में बात करूं तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में राजस्थानी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला। अगर इनकी कृति की बात करें कि किस कृति के लिए इन्हें मिला, तो इन्हें मिला पंखेरु नी पीड़ा। तो ये नाम आपको ध्यान होना चाहिए आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर बात करें पूनम चंद गोदारा की, तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में युवा साहित्य पुरस्कार मिला राजस्थानी भाषा में, युवा साहित्य पुरस्कार। और किस कृति के लिए? तो इन्हें मिला अंतस रे आंगणे।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखते हैं आयुष जैन। तो आयुष जैन जो कि राजस्थान के जयपुर से आते हैं, इन्हें भारतीय सेमीकंडक्टर कार्यबल विकास कार्यक्रम यानी कि इंडियन सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में चुना गया था। भारतीय इंडियन सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि भारतीय सेमीकंडक्टर कार्यबल विकास कार्यक्रम में इनको चुना गया था। कहां से है? तो ये जयपुर राजस्थान से। तो ये सारी न्यूज पिछले कुछ महीनों की है और आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इन सबको भी आप साथ ही साथ याद करते चलना। अब देखते हैं न्यूज को। ये आप देख सकते हैं कि वस्त्र मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने संत कबीर हथकरघा पुरस्कार यानी कि सेंट कबीर हैंडलूम अवार्ड्स और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार यानी नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स 2025 के विजेताओं की घोषणा की। ये पुरस्कार किसको दिया जा रहा है? हैंडलूम वीवर्स यानी कि बुनकर, डिजाइनर्स, स्टार्टअप, इन सबको दिया जा रहा है उनके योगदान के लिए। उद्देश्य तो जो हैंडलूम उद्योग है उनमें उत्कृष्टता का सम्मान करना। और अगर पुरस्कार के विवरण की बात करें तो ये पुरस्कार जो है राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम यानी नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो हथकरघा विपणन सहायता है, हैंडलूम मार्केटिंग असिस्टेंट, उसके तहत दिए जाते हैं प्रति वर्ष। कुल पुरस्कार विजेताओं की बात करें तो टोटल 24 विजेता हुए, जिसमें से 5 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 जो है राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार विजेता थे। समारोह ये 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो कि 7 अगस्त 2025 को आयोजित होगा भारत मंडप दिल्ली में, वहां पर दिया जाएगा ये। और राजस्थान की ओर से अगर देखें तो डूंगर राम जो कि जयपुर से है, उनको राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार यानी नेशनल हैंडलूम अवार्ड 2024 बुनाई श्रेणी में इनको दिया गया या फिर दिया जाएगा 7 अगस्त को। किस चीज की वजह से? तो मान्यता मिली जो पट्टू कॉटन शॉल होती है उसके निर्माण के लिए। अगर पुरस्कार की बात करें तो 2 लाख रुपए, इसके अलावा ताम्रपत्र, शॉल और प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट दिया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन पुरस्कार 2025 जिसमें मेरी पंचायत ऐप को सम्मानित किया गया, कहां आयोजित हुआ? वेयर वॉज वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2025 इन विच मेरी पंचायत ऐप वॉज ऑनर्ड, वेयर वॉज इट हेल्ड? कहां पर इसका आयोजन हुआ? अल्बर्टा कनाडा, जिनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस या जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका? क्या है आंसर? इसका आंसर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। अगर मैं अल्बर्टा कनाडा के बारे में बात करूं तो यहां पर G7 का 51वां 51st सम्मेलन यहां पर आयोजन हुआ था उसका। अगर मैं इसकी थीम की बात करूं विषय, तो इसकी थीम थी एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर, ऊर्जा सुरक्षा के ऊपर। फिर अगर बात करें पेरिस फ्रांस की तो यहां पर यूनेस्को की जो 47th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग थी, विश्व धरोहर समिति की मीटिंग, वो यहां पर हुई थी पेरिस फ्रांस में, जहां पर यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी है। और इस दौरान हमने देखा था कि भारत की ओर से मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया और वो भारत का 44th ऐसा था। फिर अगर मैं जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका की बात करूं तो यहां पर इंडिया और साउथ अफ्रीका डिफेंस कमेटी मीटिंग हुई थी और ये द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। और भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो राजेश कुमार सिंह ने। किसने किया? राजेश कुमार सिंह ने। ये कौन है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के सचिव। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है अब कि इंडियन डेलीगेशन कौन था या भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया इसमें। चलिए देखते हैं न्यूज को। मेरी पंचायत ऐप ने विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन पुरस्कार 2025 में सांस्कृतिक विविधता, पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय सामग्री श्रेणी के तहत WSIS चैंपियन पुरस्कार 2025 जीता। किस कैटेगरी में? कल्चरल डाइवर्सिटी, आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड लोकल कंटेंट कैटेगरी में। और ये पुरस्कार का आयोजन कहां हुआ था? जिनेवा स्विट्जरलैंड के पालेक्सपो, जिनेवा स्विट्जरलैंड में पालेक्सपो है, वहां पर इसका आयोजन हुआ था। अगर इस ऐप के बारे में बात करूं तो 2023 में इसका जो है डेवलपमेंट हुआ था
इसको डेवलप किया गया था। और किसके द्वारा? तो पंचायती राज मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत द्वारा। और इसके साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इन दो द्वारा जो मेरी पंचायत ऐप है इसको डेवलप किया गया था। कब? 2023 में। अगर उद्देश्य देखिए इस ऐप का कि इस ऐप को निर्माण करने का पीछे क्या उद्देश्य था, तो भारत के जो 2.65 लाख ग्राम पंचायत है, 2.65 लाख, उनमें 25 लाख से अधिक जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और 95 करोड़ जो ग्रामीण निवासी है उनको सशक्त बनाना। अगर मैं इस पुरस्कार की बात करूं कि WSIS चैंपियन पुरस्कार, तो ये पुरस्कार सुनीता जैन जो कि सीनियर डायरेक्टर है किसकी? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, उनके द्वारा ये पुरस्कार स्वीकार किया गया। किसके द्वारा? सुनीता जैन। कौन है ये? तो सीनियर डायरेक्टर है किसकी? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की। अगर आयोजक की बात करें कि इस पुरस्कार को किसने इसका आयोजन किसने किया था, तो अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और इसके साथ में WSIS कॉन्फेडरेशन, और इसका सहयोग किया था यूनेस्को, UNDP और UNCTAD द्वारा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु वॉज अपॉइंटेड एज द मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग? अनुराधा ठाकुर, सतपाल भानु, दीपक बगला या डॉक्टर अजय कुमार? क्या है आंसर? इसका आंसर है दीपक बगला। अब अगर हम बात अनुराधा ठाकुर के बारे में बात करें, तो इन्हें जो आर्थिक मामलों का विभाग है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, उसकी पहली महिला सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था अनुराधा ठाकुर को, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। फिर सतपाल भानु की बात करें तो इन्हें LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसका CEO नियुक्त किया गया था। अगर बात मैं अजय कुमार की बात करूं तो डॉक्टर अजय कुमार को UPSC का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स जो आपके लिए एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए मैं ऑप्शंस भी उस टाइप के डालता हूं जो आपके बार बार रिवीजन हो, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो। चलिए देखते हैं अब न्यूज को। न्यूज है कि दीपक बगला जो कि इन्वेस्ट इंडिया के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक यानी CEO एंड MD है, उनको अटल इनोवेशन मिशन के जो कि नीति आयोग के अंतर्गत आता है उसका मिशन डायरेक्टर नियुक्त किया गया। इनसे पहले कौन थे? तो चिंतन वैष्णव। अपॉइंटिंग अथॉरिटी की बात करें यानी नियुक्ति प्राधिकरण, तो नीति आयोग द्वारा जो है इसको या फिर इनको अपॉइंट किया गया। अगर मैं अटल इनोवेशन मिशन के बारे में बात करूं तो ये भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जो कि नीति आयोग के तहत लागू की जाती है। इसका उद्देश्य देश भर में इनोवेशन यानी कि नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना, यानी एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को बढ़ावा देना। किन्हें चुना गया? तो दीपक बगला को मिशन डायरेक्टर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना को अमेरिका से 3 AH-64E अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए। इन हेलीकॉप्टरों का अनुबंध किस वर्ष किया गया? रिसेंटली द इंडियन आर्मी रिसीव्ड 3 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर फ्रॉम USA इन विच ईयर द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड? 2018, 19, 2020 या 2021? इसका आंसर है 2020। ये आप देख सकते हो कि भारतीय सेना को अमेरिका से 6 में से 3 AH-64E अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए। कहां पर ये डिलीवरी हुई थी? तो ये लोकेशन है हिंदन वायु स्टेशन, गाजियाबाद UP, वहां पर ये डिलीवर किए गए थे। और इन हेलीकॉप्टर्स की अगर तैनाती की बात करें कि इसको डिप्लॉय कहां किया जाएगा, तो 451 सेना उड्डयन स्क्वाड्रन नगतलाव जोधपुर जो कि राजस्थान जोधपुर के पास है, यानी कि 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन नगतलाव नियर जोधपुर राजस्थान, वहां पर इसको जो हेलीकॉप्टर है इनको डिप्लॉय किया जाएगा। और महत्व क्या है? तो भारतीय सेना की जो युद्ध क्षमता है, कॉम्बैट कैपेबिलिटी, उसको बढ़ाने के लिए। अगर अनुबंध विवरण की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स की, तो अनुबंध कब हुआ था? 2020 में। किसके लिए? कितने हेलीकॉप्टर्स के लिए? तो 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स के लिए।
अनुबंध का टोटल वैल्यू क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, तो 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर या फिर मैं कहूं लगभग 5,691 करोड़ रुपए। सप्लायर कौन है, तो यूएसए का बोइंग। और जो शेष डिलीवरी है, बाकी जो 3 हेलीकॉप्टर है वो कब डिलीवर होंगे, तो वो नवंबर 2025 तक डिलीवरी होने की पूरी संभावना है। अब जो आरपीएससी जिस प्रकार के प्रश्न पूछ रही है, तो अब चांसेस है कि डायरेक्ट ना पूछ के वो सीधा ऐसा पूछे कि अनुबंध कब हुआ था, अनुबंध कितने मूल्य का था। तो आपको डिटेल में पढ़ना होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं वो कब साइन हुए, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। इसके बाद अगर अपन AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में बात करें, तो ये क्या है, मोस्ट एडवांस्ड वर्जन है अपाचे हेलीकॉप्टर्स का, सबसे उन्नत संस्करण है। इसका उपनाम देखें तो इनका उपनाम है फ्लाइंग टैंक्स या उड़ने वाले टैंक या हवा में टैंक्स इन द एयर। और विशेषता क्या है कि ये घातक है, उन्नत युद्ध क्षेत्र क्षमता है और उत्तरजीविता यानी कि लीथल है, सर्वाइवेबिलिटी है और एडवांस बैटलफील्ड कैपेबिलिटी है इनकी। और किसके साथ इक्विप्ड है, ये कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है, इसमें एकीकृत हथियार प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम है, युद्ध क्षेत्र नेटवर्किंग क्षमता है, बैटलफील्ड नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति श्री राम कलपति राजेंद्र ने राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार किस तिथि को ग्रहण किया? ऑन विच डेट डिड जस्टिस श्री राम कलपति राजेंद्र अज्यूम द चार्ज एज द 43rd चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट? 20 जुलाई 2025, 21 जुलाई 2025, 22 जुलाई 2025 या 23 जुलाई 2025? क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है 22 जुलाई 2025। ये आप देख सकते हो, न्यायमूर्ति श्री राम कलपति राजेंद्र ने राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अगर शपथ ग्रहण समारोह की बात करें तो किस दिन हुआ था? 21 जुलाई 2025 को ये समारोह हुआ था। कहां पर हुआ था? राजभवन राजस्थान में। शपथ किसके द्वारा दिलाई गई? तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, गवर्नर हरिभाऊ बागड़े द्वारा। और पोजीशन की बात करें तो 43rd चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट बने। अगर मैं इनके आर्टिकल की बात करूं कि किस आर्टिकल के तहत इनको अपॉइंट किया गया है, तो आर्टिकल 2217। और कार्यभार ग्रहण यानी अजम्पशन ऑफ ऑफिस है, वो कब होगा इनके द्वारा? तो 22 जुलाई 2025 से जोधपुर में मुख्य पीठ से ये सुनवाई शुरू करेंगे। ओथ कब ली थी? शपथ ग्रहण हुआ था 21 जुलाई 2025 को और कार्यभार संभालेंगे 22 जुलाई 2025 को। तो डेट्स आपको ध्यान में रखनी है, डेट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर इनकी पूर्व नियुक्ति की बात करें तो इससे पहले ये बॉम्बे हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीश रह चुके हैं। मद्रास उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट, उसके जो है ये चीफ जस्टिस रह चुके हैं और वहां से इनका राजस्थान उच्च न्यायालय में इनका ट्रांसफर हुआ है। और राजस्थान के जो 42वें मुख्य न्यायाधीश है MM श्रीवास्तव, इनका ट्रांसफर राजस्थान से मद्रास हाई कोर्ट में हुआ था। तो ये थी आज की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज और उससे रिलेटेड 5 MCQs। आशा करता हूं आपको ये सेशन पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले करंट अफेयर सेशन में।